which is called as measurement of matter. We have done some of these topics before in 8th standard, and we are just going to continue it ahead. And as I said, it is chapter number 4, measurement of matter. Now पहली बात, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चैप्टर केमिस्ट्री का बेसिक्स है. इसमें हम लोग वो सारी चीजें जानेंगे जो हम लोग को आगे 10th स्टैंडर्ड में, if you are taking science ahead, then you are going to have it in 11th standard, 12th standard, and if you still take science, you will still have these chapters. It is going to be a basics of chemistry or basics of science वाला पूरा पार्ट. ठीक है? सो आपको इस चैप्टर में बहुत ध्यान देना है, इसको अच्छे से समझ कर लेना है, because this is where everything will begin. Okay? So measurement of matter. Now हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है? वी हैव सीन कि कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं. ये पिछले साल किया था, एक बार रिवाइज करते हैं. रिएक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी फिजिकल रिएक्शन, it can be a physical change, and it can be chemical change. रिएक्शन में चीजें बदलती है, वो दो तरीके से बदल सकती है, एक फिजिकल चेंज से और एक केमिकल चेंज से. नाउ फिजिकल चेंज मतलब क्या? द स्टेट ऑफ योर मैटर चेंजेस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ द मैटर? मैंने आइस का क्यूब ले लिया. ठीक है? उसके बाद अगर मैं उसको मेल्ट करूंगी तो वाटर बन जाएगा. करेक्ट? It will get converted into water. Next, अगर मैंने उसको और हीट किया तो गैसियस फॉर्म में वेपर्स बन जाएगा. करेक्ट? So this is ice which is in solid state, this is liquid state water, and this is gaseous state water vapors. ठीक है? अब आइस में पानी से बना हुआ है, उससे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O. तो किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. यहाँ पर हमारा पानी किस स्टेट में है? H2O ही रहेगा, बट ये कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट. एंड द वाटर वेपर्स will be in gaseous state, but it is also water, so the molecular formula will be H2O, but it is in gaseous state. now यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि now even if this is solid, this is liquid, this is gaseous, there is a change. solid state, liquid state, gaseous state, कुछ तो change हो रहा है उसके अंदर physical state, पर उन सब में H2O change नहीं हो रहा. मतलब यहाँ पे भी H2O था, यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O है. So what I mean to say here is there is only change in its physical form, solid, liquid or gaseous state, but there is no change in its molecule. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन will give you water and it remains the same. So such change is called as a physical change where your molecular formula will not change. Okay, now we'll see what is chemical change. Chemical change means कार्बन में मैंने एक और चीज ऐड कर दी, वो है ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये गैसियस स्टेट नहीं, ठीक है, चलो. कार्बन एंड ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2. मतलब पहले वो कुछ और था, अभी वो कुछ और है. पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ C था और ये सिर्फ O2 था, अभी वो CO2 है. मतलब before and after, before the reaction takes place and after the reaction takes place, reactant and product are different. Such kind of changes are known as chemical change. तो ये ना हमारे साइंटिस्ट लोग 18th-19th सेंचुरी में बहुत डीपली स्टडी कर रहे थे. उन लोगों को पता लगाना था कि चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. अब ये चेंजेस के बारे में पता लगाने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज चेंज टेक प्लेस. नाउ ये चेंजेस होते हैं क्योंकि एटम्स रिएक्शन में जाते हैं. एटम्स कुछ तो अंदर करते हैं. समथिंग हैपेंस इनसाइड एटम्स सो दैट दे कैन गो केमिकल change. Okay, so now ये रुदरफोर्ड, थॉमस,
डाल्टन, ये सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दे केम टू फ्यू कंक्लूजन्स, दे मेड सर्टेन लॉज, डिपेंडिंग अपॉन दीज लॉ वी कैन एक्सप्लेन कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लॉ है उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It is called as law of conservation of mass. Now what does it mean? Now इसका मतलब है कि पहले जो वेट रहेगा वही बाद में रहेगा। What does that mean now? Okay. For example, कैंपिंग में हम लोग कैंप फायर जलाते हैं, करेक्ट? हम लोग we take wood and then we put it in between and we light it and then we all sit around it and we watch the fire crackle. Correct? So what do we do in camping? We take wood के pieces and then we burn it. Correct? Now, burn होने के बाद में it gets converted into ashes, उसका पाउडर बन जाता है. Correct? It gets converted into powder. इस लॉ के हिसाब से it says that जो वेट इसका है वही वेट इसका होगा। Now how do you know that? अगर मैंने लकड़ी को पहले वे कर लिया, समझो 5-6 किलो का लकड़ा है, ठीक है, it is weighing 4 to 5 kgs. Now after I burnt it get converted into ashes. Now ashes का वेट उससे आधा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि उसका मास डिसअपियर हो गया, उसका मास जलने के वजह से गायब हो गया। But according to this law ऐसा होता नहीं है। They said कि when you burn wood, then it gets converted into ash, but इसमें से और भी चीजें निकलती हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। जब हम इन तीनों का वेट या मास ऐड कर देंगे तो जो टोटल मास रहेगा that will be equal to the mass of your wooden pieces. Okay, so what the law of conservation of mass says? It says that whenever a reaction takes place, there is no loss in its mass. The mass of reactant and the mass of product stays the same. ये reactant हो गया। यहाँ पे वुडन लॉज, आग भी जला रही हूँ तो हवा में जो ऑक्सीजन रहेगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, तो ये हो गया रिएक्टेंट। ये तीनों चीजें मिलके मेरे प्रोडक्ट हो गए। सो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन इक्वल। ओके, यू हैव टू टेक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स टू। सो विल टेक वन मोर एग्जांपल इन दिस, जो टेक्स्ट बुक में है हमारे। They have taken one conical flask. इसे होता है conical flask, correct? उसके अंदर उन लोग ने एक solution डाल दिया केमिकल का। Now what is that solution? That solution is they took CaCl, calcium chloride. Okay? Then they took a test tube. उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन लोग ने Na2SO4 सोडियम सल्फेट उसका सॉल्यूशन डाला, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर संभाल कर रख दिया। टेस्ट ट्यूब इसमें चली गई और टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, Na2SO4। नाउ व्हाट दे डिड इज उन लोग ने ऊपर से इसको टाइटली क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, वो बंद हो गया, ठीक है। देन ये सेटअप को उन लोग ने वेट किया, उन लोग ने उसको एक बैलेंस के ऊपर रख दिया जहां पे हमको उसका वेट पता चलेगा। तो समझो इसका वेट है 100 ग्राम। ओके, I weighed CaCl2, then I added a test tube which contains Na2CO3, Na2SO4, then I weighed it. Okay,
then the weight was 100 grams. Now next मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क को हाथ में लिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मैं उसको उल्टा करूंगी तो क्या होगा? Nothing will fall down because यहाँ से वो टाइटली क्लोज्ड है, पर ये टेस्ट ट्यूब अब उल्टी हो गई। उस टेस्ट ट्यूब का सारा Na2SO4 बाहर आ गया और वो NaCl में मिक्स हो गया। करेक्ट। सो अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? CaCl2 प्लस Na2SO4। CaCl2 और Na2SO4 जब रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है CaSO4 प्लस NaCl2। ठीक है। नाउ द डिफरेंस इन दिस रिएक्शन इज, पहले इस सोल्यूशन का कुछ तो कलर रहेगा। चलो फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन ब्लू कलर का, ठीक है। नाउ जैसे ही ये दोनों मिक्स हो गए, कैल्शियम सल्फेट बना। कैल्शियम सल्फेट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस मीनिंग इसका ब्लू कलर पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको फिर से इस बैलेंस के ऊपर रख दिया। नाउ अगेन आई एम कीपिंग इट ऑन अ बैलेंस। वापस इसको वेट किया मैंने। When I weigh it again, what do you think will be the weight of the setup? The weight will be, this is before reaction, जो ये था 100 ग्राम। After reaction, according to the law of conservation of mass, this should also be 100। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वो मास ये लॉ को प्रूव करने के लिए, तो हमको समझ में आया कि yes, it is correct। The mass of any reactant will always be equal to the sum of the mass of your product, and this we see in our day-to-day lives। For example, आप बोलोगे कि ये हर जगह वैलिड तो नहीं होगा। हम लोग अगर मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती पिघलती है, करेक्ट। When it melts तो उसका वैक्स नीचे कलेक्ट होता है। कैंडल जलाई मैंने, धीरे धीरे क्या होगा, इसका वैक्स नीचे इकट्ठा होगा। पहले ये कैंडल का वेट था फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स। देन उसकी साइज धीरे धीरे कम होती गई और उसका वैक्स नीचे नीचे गिरता रहा। समझो अब उसका वैक्स नीचे जो गिरा हुआ है, मैंने उसका वेट लिया ना, उसका वेट मेरा कम आया। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द कैंडल वाज वेरी लार्ज बट द अमाउंट ऑफ वैक्स व्हिच गॉट मेल्टेड वाज लेस। So the weight of this, for example, is 6 grams. तो बीच में जो 4 ग्राम का नुकसान हुआ वो कहाँ गया? According to law of conservation of mass, before and after, the mass before the reaction takes place and after the reaction takes place should be same. Now here one more thing is formed, which is carbon dioxide, जो यहाँ से रिलीज होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास रहेगा 4 ग्राम्स रहेगा। सो दोनों का जो एडिशन है it will be equal to 10 grams. So mass of anything will always remain the same. So law of conservation of mass says that the mass before the reaction and after the reaction will be the same and there will be no loss. Clear? So अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ states that the law, next law is called as the law of constant proportion. चलो इसमें एग्जांपल देते हैं हम लोग। मूवी थिएटर में हम जाते हैं तो एक सीट पे एक ही इंसान अलाउड रहता है, करेक्ट। देयर इज ओनली वन पर्सन अलाउड ऑन वन सीट, चाहे वो छोटा बच्चा हो, मतलब नॉट अ न्यूबॉर्न बेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years old। यू हैव टू बुक अ सीट फॉर देम, करेक्ट। 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो मतलब एक सीट को एक इंसान, okay, that is the rule. So that is the ratio of a person to one seat. Now next, if I have if as a teacher I am allowed to teach to a class of 30 students, एक स्कूल में हर एक टीचर को 30-30 बच्चे अलॉट किए गए,
ठीक है। सो वो रेशियो क्या हो गया टीचर टू स्टूडेंट का 1:30। नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मास से रिलेटेड है। इनके अकॉर्डिंग मेरा जो मास रहता है, मास का जो रेशियो रहता है वो हर केमिकल का या हर मॉलिक्यूल का हमेशा इक्वल रहता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ना 10 तरीके हैं, 10 से भी ज्यादा तरीके होंगे। There are several ways in which we can prepare carbon dioxide, but इसका रेशियो क्या है? एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये उसका नंबर का रेशियो हो गया, मतलब कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन लेता है, वो उसका रेशियो है। नाउ इसके अलावा इसके मास का रेशियो क्या है? एक कार्बन का जो मास है वो है 12, ओके। नाउ एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के मास हो जाएंगे 32, ठीक है। सो अब इसके मास का रेशियो क्या है? 12:32। नाउ इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं। 12:32 मतलब क्या हो गया? नाउ इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं? दिस कैन बी करेक्ट 3:8 का रेशियो हो सकता है यहाँ पे। क्यों? 4 3s are 12 होता है और 4 8s are 32 होता है, करेक्ट। सो मास का रेशियो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का 3 grams of carbon will require 8 grams of oxygen to form carbon dioxide। भले ही मैंने कोई भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड लिया हो, भले ही मेरे पास बहुत ज्यादा कार्बन हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। 3 ग्राम ऑफ कार्बन को हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे पास कार्बन ज्यादा है तो ऑक्सीजन उतना ही में हो जाएगा, नहीं। यू नीड एग्जैक्ट रेशियो। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट द मास रेशियो of any chemical formula will never change, of any molecule will never change, it will be always constant। We will take one more example for this and उससे आप लोगों को ज़रा clearly समझ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। Now next example we'll take is of H2O। H2O हमको पता है क्या होता है। H2O is what? H2O is वाटर, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। सो इसका रेशियो क्या है? 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन, तो इसके नंबर का रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। 2 हाइड्रोजन को हमेशा 1 ऑक्सीजन लगेगा। नाउ इसका मास का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2:1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑक्सीजन है, मैं 16 लिख देती हूँ। तो टोटल मेरा रेशियो क्या हो गया? 2:16, करेक्ट। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2:1 लिखा मैंने वहां पे। 1 is the mass of hydrogen। 2:1 मैंने लिखा, 2:16 यहाँ पे लिखा मैंने। Now can you reduce it? Yes, 2 1s are and 2 8s are। So 1 gram of hydrogen will require 8 grams of oxygen to give you water molecule। Understood? Which means is again what will be constant? The amount, the mass for making H2O जो प्रोपोर्शन में होता है 1:8 के, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे मास की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग उसके इंडिविजुअल मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2:1 है 16:1, ठीक है। देन यू विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू स्मॉलर नंबर्स, पॉसिबल है तो वो उसका मास का प्रोपोर्शन है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स mass which will always remain constant, ठीक है। सो हम लोगों ने 2 टाइप के मासेस किए हैं। हम लोग ने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 टाइप के किए हैं ना।
Law of constant proportion is given by a scientist who Proust. Law of conservation of mass was given by a scientist named Antoine Lavoisier. Okay. Now ये जो बंदा है, he has done a lot for chemistry. He gave you the law of conservation of mass. Then he has written the first ever scientific book. Then he also discovered कि हम लोग किस तरीके से एटम्स को समझ सकते हैं या हम लोग उसके रिएक्शंस कैसे कैरी आउट कर सकते हैं. Then this guy discovered that this was the guy who discovered कि पानी में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है. So basically this was the guy who discovered H2O molecule. ठीक है. So these scientists have done a lot for chemistry. इनकी थ्योरीज को और बेटर बनाने का हेल्प किया है डाल्टन ने और उसने अपनी फर्दर थ्योरीज दी ऑन एटम्स. ओके. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल सी कि एटम क्या होता है. देन वी विल सी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम लोगों के कंपाउंड्स क्या होते हैं. देन वी विल सी कि उनके साइज का, उनके रिएक्शंस पे क्या फर्क पड़ता है. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट topic which is called as atom size, mass and uska balance. So that we'll do in the next. Thank you.